हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत करता हूँ आपका TOS अर्थात की ट्रस्ट ऑफ स्टूडेंट के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे, जिस पर मैं आर्यन सिंह पढ़ाता हूँ आप लोगों को मैथ। तो हमारा प्रोजेक्ट 50 चल रहा है, जैसा कि प्रिंस भाई आपकी पहली क्लास ले चुके हैं प्रोजेक्ट 50 की फिजिक्स की, जिसमें उन्होंने खूब बढ़िया से बताया। मैंने उनका वीडियो देखा तो अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। जिसमें आज मेरी पहली क्लास है मैथ की फर्स्ट क्लास, जिसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग। पहले क्या करेंगे, पहले बात कर लेते हैं कौन आपको मैथ पढ़ाएगा। मैथ क्या पढ़ाएगा? आर्यन भैया, यानी कि मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा इस चैनल पे, मतलब कि इस सीरीज में मैं आपको मैथ की क्लासेस लूंगा। ओके, तो हमारा क्या है, प्रोजेक्ट 50 चल रहा है, इसको चलने देते हैं बढ़िया से। इस पे टारगेट रहेगा। ये प्रोजेक्ट 50 किस लिए है कि बच्चे जो है कि पहले जो ना पढ़े उसको मतलब कि क्वेश्चन करके बढ़िया नंबर ला सके, इसलिए भैया ने बताया कि प्रोजेक्ट 50 लॉन्च करते हैं बच्चों के लिए, बहुत ही बढ़िया बेनिफिट रहेगा उसके लिए। तो मैं कहा भैया बच्चों के लिए जो हो सके करो। तो हमारा पहली क्लास ही है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको इरेज करते हैं। क्या नाम है आर्यन भैया को। आर्यन भैया तो आपके सामने आ ही चुके हैं। तो आज हम हमारी पहली क्लास, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर यानी कि पहला चैप्टर कौन सा है हमारा, वास्तविक संख्या है। और दूसरा चैप्टर बहुपद, और तीसरे चैप्टर हमारा कौन सा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके हम लोग पूरे इस वीडियो में फॉर्मूले देखेंगे। ओके, फॉर्मूले क्यों पहले देख रहे हैं हम लोग कि फॉर्मूले देख के फिर इन तीनों चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे MCQ टाइप के। पहले हम लोग क्या करेंगे कि पूरे चैप्टर जितने मैथ्स में है 14 चैप्टर, उनके MCQs कर लेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो 2-2 नंबर में भी आ सकते हो। और फिर जब हम आगे जाएंगे जहाँ पर थे हम लोग कि हम लोग इस प्रोजेक्ट 50 में क्या करेंगे मैथ के लिए। ओके, तो मैथ के पहले हम लोग MCQ, इस वाले लेक्चर में 3 चैप्टर के हम लोग फॉर्मूले पूरे निपटा देंगे, फिर उसके MCQ करेंगे। तो इसी तरह हम लोग 14 चैप्टर जो है सबके पहले फॉर्मूले, फिर MCQs, मतलब कि 2 चैप्टर की है तो उन दोनों के MCQs करेंगे। फिर 2-4 नंबर वाले क्वेश्चन को लाऊंगा मैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन को लाऊंगा हर चैप्टर से जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता होगा। ओके, तो इस प्रोजेक्ट 50 में मैथ का हमारा ये है। अगर तुमने पूरी प्रोजेक्ट 50 की मैथ की क्लासेस देख ली, मैथ और फिजिक्स की, और तब आपका इसमें मैं शायद बीच में आपकी केमिस्ट्री की क्लास भी ले लूँ, 1 शॉट केवल। ओके, तो 1 शॉट के रूप में केमिस्ट्री की क्लास भी ले लूंगा। और मुझे जितना सोशल साइंस आता है मैं वो सोशल साइंस भी पढ़ाऊंगा। वरना एक भैया है सोशल साइंस बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, उनको हम लोग लाएंगे सोशल साइंस पढ़ाने के लिए, आप लोग को खुश कर देंगे। तो वो भी मतलब कैमरे के सामने आया नहीं है कभी, सोशल साइंस बहुत बढ़िया जानते हैं, तो उनको लाएंगे हम लोग। तब तक के लिए अगर मैं ही पढ़ाऊंगा, फिर वो कैमरे के पास आ जाएंगे तो फिर चालू हो जाएगा। तो चालू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग क्या करेंगे, लिख लेते हैं क्या क्या करना है हमें। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। टॉपिक्स टू बी कवर्ड में क्या होगा हमारा कि बस एक ही टॉपिक है, 1 से 3 चैप्टर तक हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 चैप्टर तक फॉर्मूलों को, सभी फॉर्मूला को जान जाएंगे। ओके, सभी फॉर्मूला देखेंगे कैसे कैसे हैं पूरे डीप में, आराम से 50-55 मिनट का लेक्चर होगा, तब चालू होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर। यहाँ से हम प्रोजेक्ट 50 को थोड़ा इरेज करते हैं थोड़े समय के लिए। चलिए तो पहला चैप्टर हमारे पास क्या है, चैप्टर 1 लिखो और शॉर्ट्स में फॉर्मूले लिखते चलना। चैप्टर 1 वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। जब हम लोग 9th में थे तो हम लोग पढ़े थे केवल संख्याओं के बारे में, अब यहाँ पर आ गया वास्तविक संख्या। तो उस समय हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि संख्याएं जो है वो कितनी प्रकार की हैं, संख्याएं जो है वो 2 प्रकार की हैं, एक तो वास्तविक संख्या है, एक काल्पनिक संख्या। तो हम लोग 10th में इसलिए तो हम लोग को इस साल वास्तविक संख्या पढ़ना है, और जैसे ही 11th में जाएंगे तो हमें काल्पनिक संख्या का भी ज्ञान होना चाहिए। और उस पूरी चैप्टर है उस पर श्रमिक संख्या अर्थात की काल्पनिक संख्या के नाम पर। तो वास्तविक संख्याओं को हम यहाँ से 2 भागों में बांटे हैं। कौन कौन से भागों में, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और जो पहला है हमारा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब यहाँ से अपरिमेय संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जो मतलब a/b या बहुत लोग बोलते हैं p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि कोई संख्या a/b के रूप में लिख लो, और या तो इसी को बहुत लोग बोलते हैं कि p/q के रूप में लिखा जा सके, इन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्या। या तो ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है, यानी कि कुछ अंक पर जाकर के वो दशमलव रुक जाता है। ओके, तो हम ये करते हैं, ये होता है हमारा, ठीक है। तो और फिर से हम अगर हम परिमेय संख्या में भी है और सब संख्याओं को डिवाइड करें तो कितनी संख्याएं होती है उनको हम डिवाइड करते हैं मस्त से पूरे एकदम
एक सेकेंड, मार्कर चेंज कर लूँ, थोड़ा पॉकेट में उधर खोज रहा था। अब परिमेय संख्या को अगर हम तोड़ेंगे तो परिमेय संख्या भी हमारी 4 प्रकार की होती है। पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या तथा हमारा और कौन सा होता है, क्या बोलते हैं, दशमलव। दशमलव वाली जो संख्याएं होती हैं, दशमलव दशमलव की जो संख्या होती है वो होती है संख्या। ओके, तो हमारा क्या था वहां पे, अगर 9th में हम लोग संख्याओं को 2 रूप में बांटे, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या को हम लोग साइड में करते थे, उसको नहीं पढ़ना है 10th में। तो वास्तविक संख्याएं जो थी हमने उनको फिर 2 भागों में बांटा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जो अपरिमेय कौन होता है, जैसे अंडर रूट वाली वैल्यू जो होती है वो अपरिमेय होती है। जैसे कि यहाँ पे अंडर रूट में अंडर रूट 2 ये अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 3 2 प्लस अंडर रूट 3, ये सभी जो संख्याएं होती हैं ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने परिमेय संख्या देखा कि क्या होती है, a/b के रूप में लिखा जा सके। अब परिमेय संख्या को हम लोग ने 4 भागों में तोड़ा। कौन कौन से, पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है और दशमलव संख्या है। मतलब कि ना जो हमारा पूर्णांक संख्या है वो ये पूरी संख्याएं जो मिलकर, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और दशमलव संख्या जो आपस में मिलकर बनती है ना, वो होती है पूर्णांक संख्या। ओके, तो इन सब में पूर्णांक संख्याओं के अंदर ये पूर्ण संख्या भी आ जाती है, प्राकृतिक संख्या भी आ जाती है और दशमलव वाली संख्याएं भी आ जाती है। यदि हम इसको एग्जाम्पल के रूप में समझे तो क्या लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइटी तक। फिर इधर अगर हम आए तो -1 -2 -3 ये होती है। ओके, अब फिर इधर से पूर्ण संख्याओं का अगर हम एग्जांपल करें कि मतलब कि जितने गिनने वाली संख्या होती है, हम लोग कितनी संख्या है, गिनती कहाँ से चालू करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जब हम लोग गिनती चालू करते हैं तो 0 उसको पूर्ण संख्याओं में हमारा कौन कौन सी संख्या आती है, मतलब कि 0 को लेकर सभी गिनने वाली संख्या है, 0 को लेकर 1 2 3 ये अनंत तक। ओके, तो 0 से लेकर अनंत तक जो संख्या होती है, धनात्मक संख्या है, वो होती है हमारी पूर्ण संख्या है। और यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनको हम गिन सके, यानी कि 1 2 3 4 5 6 गिनती जिसकी कर सकते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो कौन कौन सी, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइटी तक। ओके, ये सभी संख्याएं जो है हमारी प्राकृतिक संख्या है। और दशमलव वाली संख्या तो आप लोग जानते हो कि किसी अंक पे दशमलव लगे, जैसे कि 2.5 2.3 3 3 3 डॉट 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 चाहे जितना हो। अब फिर से क्या हमारा आ गया, मान लो 2/5, अगर हम इसको भाग देंगे तो हमारा ये कटेगा, दशमलव में जाएगा। तो हम एक बार फिर से बता देते हैं, पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं जिसमें हमारे पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। ओके, जैसे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं धन दिशा की प्लस जो हमारी पूर्ण संख्या 0 है उसको भी ले ले और उधर निगेटिव वैल्यू को भी ले ले, तो हमारी वो जो संख्या बनेगी पूर्णांक संख्या बनेगी। शायद मैंने इसके पहले क्या बोला था, दशमलव भी इसमें ऐड है, पर ये नहीं, मुझसे गलती हो गई थी कि दशमलव वाली जो संख्या है वो पूर्णांक संख्याओं में ऐड नहीं होती। ओके, तो जो हमारी पूर्णांक संख्या होती है वो पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर बनती है और प्लस इसमें निगेटिव वैल्यू भी आ जाती है। इतने आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी संख्या कौन सी होती है। और इसके बाद हमें 2 प्रकार की संख्याओं के बारे में और भी जानना पड़ेगा। कौन सी संख्या है, एक होती है भाज्य कौन सी संख्या होती है, वे संख्याएं जो अपने से कटे और 1 से कटे, साथ ही साथ किसी और संख्या से भी कटे, तो उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे कौन सी संख्या हो गई, जैसे हो गया हमारे पास 4 6 9 इत्यादि, ये सब भाज्य संख्या। जैसे कि 4 जो है हमारा 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और स्वयं संख्या से भी कटेगा, यानी कि इनका 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। तो हमारा जो 6 है उसका भी वही है कि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और स्वयं संख्या से भी कटेगा। एक संख्या होगी भाज्य, के बारे में जान के हम लोग कि भाज्य संख्या कौन सी होती है। और जो हमारी दूसरी संख्या होती है वो होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग कि अभाज्य संख्या जो होती है ना वो होती है हमारी कि जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो एग्जाम्पल अगर हम इसका लें तो एग्जाम्पल के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। याद रखना मेरी बात, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। 2 फिर 3 फिर 5
फिर डॉट 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 इनफाइनिटी तक ऐसे चले जाते हैं अभाज्य संख्या। तो ये हो गई हमारी संख्या के बारे में हम लोग पूरा जान चुके हैं। अब इसके मेन 2 फॉर्मूले हैं उनको हम जानेंगे और इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। ओके, तो इसको आप अगर स्क्रीनशॉट मारना चाहते हो तो कर लो भैया, मार लिए स्क्रीनशॉट। चलते हैं आगे। तो यहाँ से अब हमें जो होता है किसी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना होता है तो उसे हम करेंगे सीधे प्रश्न वाले क्लास में। तो अभी हम लोग फॉर्मूले की क्लास है तो फॉर्मूले पहले जान जाते हैं कौन कौन से फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में। फटाक से इरेज करते हैं हम लोग। चलते हैं फॉर्मूला नंबर 1 पर। फॉर्मूला नंबर 1, तो इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है, यानी कि यदि हमको 2 संख्याएं दी हुई हो, यानी कि हमको 2 संख्याएं दी हुई हो, जैसे कोई संख्या मान लो 1 है, कोई संख्या 2 है, तो मान लो कोई संख्या 2 संख्याएं हैं जिनमें से हमको दोनों संख्याएं दी हुई, कोई भी मान लो संख्या, मान लो पहली संख्या a है और दूसरी संख्या जो है वो b है। तो लिख लेते हैं, माना पहली संख्या कौन सी है, माना पहली संख्या क्या है हमारी a व दूसरी संख्या क्या है b है। पहली संख्या a है, दूसरी संख्या a है, यानी कि पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है। तो हमारा जो इनका सूत्र होता है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का 2 संख्याओं का, ऐसे तो अगर आपको किसी 2 संख्याओं का एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है तो आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, फिर उसका गुणा करो, भाग करो, ऐसे हो तब आप कर लेना। अगर आपको 2 संख्याएं दी हो और इसमें से किसी का एक का एलसीएम या तो एलसीएम दिया हो या तो एचसीएफ दिया हो, तो उसमें से अगर एक देकर दूसरा कुछ पूछे तो आप ये वाले सूत्र लगाना जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। कौन सी है, तो देखो लिख लो भैया, कौन सा पहला सूत्र है, पहला पॉइंट। तो 2 संख्याएं a और b हैं तो उनकी हमें एलसीएम और एचसीएफ का वाला सूत्र देखना। तो क्या सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ यानी कि लसा गुणे मसा। तो हमारी ये होती है। तो हमारी पहली संख्या कौन सी है, पहली संख्या a इनटू में दूसरी संख्या क्या है b बराबर एलसीएम इनटू में एचसीएफ। तो ये है हमारा पहला सूत्र कि 2 संख्याएं दी हुई हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ का जो सूत्र होता है ये होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 2 संख्याओं से हम किसी का भी एलसीएम निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं, एक चीज अगर हमको पता रहेगी तब। तो ये हो गया हमारा पहला सूत्र। और दूसरा क्या है, मान लो अगर हमें संख्याएं 2 ना दे करके 3 संख्याएं दे दी हो, ओके, हमें संख्याएं 2 ना दे करके संख्या 3 दे दी हो, तब क्या करेंगे भैया, उसका भी सूत्र है, उससे भी हम एलसीएम और एचसीएफ आसान से निकाल सकते हैं यदि हमें एक चीज पता हुई उसमें। तो इसको इरेज करते हैं। अगर इसको स्क्रीनशॉट मारना है या तो लिखना है तो लिख लो फटाक से। चलते हैं दूसरे सूत्र पे। यहाँ पे हम लोग 2 संख्याएं तो मान ही चुके हैं, पहली संख्या a, दूसरी संख्या b तथा तीसरी संख्या मान लेते हैं हम लोग, तथा तीसरी संख्या जो है हमारे पास वो क्या है, c है। तीसरी संख्या c है। तो किसी भी संख्याओं का मान लो हमें एलसीएम या एचसीएफ निकालना है, मान लो हम पहले एचसीएफ की बात करते हैं। यहाँ पे एचसीएफ अगर हमको निकालना होगा 3 संख्याओं का, तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या पहले तीनों संख्याओं का गुणा कर देंगे, फिर उसमें से हम लिख के बताता हूँ फिर समझाता हूँ। तीनों संख्याओं का गुणा करो, पहले पहली संख्या a इंटू में, दूसरी संख्या b इंटू में, तीसरी संख्या c। अब देखो क्या करोगे, अब इंटू में क्या करोगे, हम a b c का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम अगर हमको दिया होगा a b c का तो वो निकाल लेंगे। तो अब पहले a b c का गुणा कर देंगे, फिर a b c का एलसीएम निकाल के उससे गुणा करना। अब भाग किससे लगाएंगे इसमें, यानी कि जोड़े के रूप में। या तो आप इसका जोड़ा बना लो, या तो a b का, फिर इधर से BC का जोड़ा बना लो और इधर से AC का जोड़ा बना लो। अब जब जोड़ा बना के इनका LCM निकाल लो, यानी कि यदि इधर HCF रहेगा तो इस फॉर्मूले में पूरा जो होगा हमारा LCM होगा, ओके। तो जोड़े के रूप में हम LCM निकालेंगे तो भाग लगाएंगे AB के LCM से, AB का LCM गुणे इधर जोड़ा क्या बना, BC का LCM, थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, BC का LCM गुणे
AC का एलसीएम, AC का एलसीएम। ओके, तो ये है हमारा कि यदि हमको 3 संख्याएं दी हुई हो, उसमें से अगर हमको जो किसी संख्या का यदि एलसीएम पता है या तो एचसीएफ पता है, तो हम उसका एचसीएफ कैसे निकाल सकते हो। ओके, तो ये चीज है। तो इसको फॉर्मूला नंबर दूसरे का पहला पॉइंट वाला है हमारा ये, इसको लिख लो भैया कि यदि हमको एचसीएफ निकालना है तो ये चीज करेंगे कि तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे और फिर तीनों संख्याओं का एलसीएम हमें दिया ही रहेगा क्वेश्चन वाला, बस जोड़े के रूप में हम निकाल करके एलसीएम फिर उसको से भाग लगा देंगे गुणा करके। तो ये है हमारा मतलब कि अगर एचसीएफ निकालना हो, एलसीएम दिया हो, यदि हमको एलसीएम देकर एलसीएम निकालना हो, एचसीएफ दिया हो, तो वो बस सेम फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या देखते हैं दूसरे यदि यहाँ पे एचसीएफ था, हमें क्या पता है अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो सेम करेंगे, तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे a इंटू बी इंटू सी, और फिर से ए बी सी का जो हमारे पास रहेगा उसका हम लोग यहाँ पे एलसीएम, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे एचसीएफ करके, अब बटे में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे जोड़े के रूप में एलसीएम था उसी तरह जोड़े के रूप में एचसीएफ निकालेंगे। ए बी का एचसीएफ इंटू में बी सी का एचसीएफ और ए सी का एचसीएफ इसका हो गया। तो ये हो गया हमारा पहले चैप्टर में जितने उपयोगी सूत्र थे, 2 ही थे हमारे पास, 3 सूत्र थे पूरे जिसमें से हम लोगों ने तीनों कर लिए। ओके, तो इसको स्क्रीनशॉट मारो फटाक से, इसको फटाक से स्क्रीनशॉट मारो जल्दी। हो गया, चलो इरेज करते हैं। अब दूसरे चैप्टर पे चलेंगे हम लोग। दूसरा चैप्टर जो है हमारा बहुपद है। तो बहुपद बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, अच्छा चैप्टर होता है वो। उससे बहुपद आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा जब तक आप लोग मैथ पढ़ते रहोगे तब तक। बोलना चालू होगा ना, हो गया चालू। तो फिर कहाँ पे थे हम लोग, बहुपद। हाँ, बहुपद आपका जो है कभी साथ नहीं छोड़ेगा जब तक आप लोग मैथ पढ़ते रहेंगे। तो हमारे यहाँ से आ गया चैप्टर नंबर 2, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। चैप्टर कौन सा है हमारा, बहुपद। बहुपद इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स इसको कहते हैं इंग्लिश में ना। ओके, तो बहुपद क्या होता है हमारा, बहुपद के अगर हम बहुपद चैप्टर के वर्ड पर जाएं कि बहुपद यानी कि बहुत सारे पद मिले होंगे तब उनसे एक बना होगा, जिसे कहते हैं बहुपद। तो हमें यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे पद यानी कि एक तो पद होगा नहीं, यानी कि 2, ये केवल एक पद है, तो इसको अगर क्या बोलेंगे, एक पद। तो इसको अगर हम हटाएं और यहाँ पे एक से अधिक पद जब लें, कौन सा एक से अधिक पद, मान लो कि 2x + 5, तो 2x + 5 में कुल कितने पद हैं, 2x + 5 में कितने पद है, एक पद ये है 2x प्लस और माइनस जहां लगा रहेगा ना वही हमारे पदों को अलग करेगा। तो प्लस लगाए तो इसके बाद इधर जो पद रहेगा वो दूसरा पद, तो 2x + 5 यानी कि इसमें कुल कितने पद हैं, 2 पद हैं। इसी तरह हम अपना मान लो कोई और पद लेते हैं, 2x² + 3x + 5। अब इसमें देखते हैं हम क्या करते हैं कि 2x² एक पद हो गया, बीच में प्लस लगा है, और फिर 3x एक पद हो गया, बीच में प्लस लगा, इधर तीसरा पद, यानी कि ये कितने पदों का बहुपद है, त्रिपदीय बहुपद है, यानी कि इसमें कुल कितने पद है, 3 पद। इसी तरह मान लो कई पद होंगे जहाँ प्लस माइनस से अगर गुणा अगर भाग बीच में रहेगा तो 2x इंटू में 4x, 2x इंटू में 4x है। तो यहाँ पे अगर हम करें तो यहाँ पर बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो इसको अगर हम क्या करेंगे, 4 दूनी 8x²। तो ये हमारा कुल कितने पद है, एक ही पद है, तो ये हमारे कुल 8x², यानी कि इसमें केवल एक ही पद है। गुणा और भाग जब रहता है तो उसमें वो पदों को निर्धारित नहीं करता, प्लस और माइनस जो होता है वो हमारे पदों को बांटता है। तो अगर हम मतलब कि बहुपद का अगर रैखिक बहुपद का अगर हमें मानक रूप में लिखना होगा, तो अगर मानक रूप हम लिखें बहुपद का तो क्या होगा हमारा बहुपद का मानक रूप। इसी तरह हम लोग 1 घात के बारे में पढ़ेंगे, 2 घात के बारे में और 3 घात के बारे में। तो पहला जो हमारा है रैखिक बहुपद का, यानी कि जिसकी घात 1 होगी, रैखिक बहुपद का मानक रूप। रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है हमारा भैया, तो
रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है वो हमारा ax प्लस बी होता है। हमारा रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है ax प्लस बी। और फिर इसी तरह हमारा जो द्विघात बहुपद, यानी कि अगर इसको एग्जाम्पल के रूप में समझें तो क्या है हमारा एग्जाम्पल 2x प्लस 5 या 3y प्लस 3। ये सब जो है हमारे एक एक पद जो द्विपदी होते हैं उसमें है, यानी कि इसमें तो दो पद है, परंतु रैखिक बहुपद का क्या मतलब, रैखिक का क्या मतलब कि जिसकी घात एक हो। अब x की घात यहाँ पर कितनी है, चर जो होते हैं उसके घात से हमें मतलब रखना है। तो हमारा चर क्या है यहाँ पे इस बहुपद में x की घात कितनी है 1, और यहाँ पर क्या है हमारा चर y की घात कितनी है 1। तो ये जो हमारा है वो रैखिक बहुपद है। अब द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है उसको देखते हैं हम लोग। द्विघात बहुपद का मानक रूप, द्विघात बहुपद का मानक रूप। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है भैया कि इसमें आप देखो घात जो हमारी होगी कितनी होगी, द्वि, यानी कि दो घात होगा। क्या होगा हमारा ax स्क्वायर, घात हमारी दो होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि हमारा जो हो गया ये द्विघात बहुपद का मानक रूप हो गया। जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम समझ सकते हैं क्या, एग्जांपल जैसे कोई एक ही एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो ये जो हो गया हमारा जो हो गया ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद, यानी कि जिसकी घात दो हो। जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात दो होती है उसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद। समझ में आया? तो इसी तरह हम लोग त्रिघात बहुपद भी पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी जान जाते हैं। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का मानक रूप, त्रिघात बहुपद का मानक रूप। तो त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या है भैया, देखते हैं। ax क्यूब, अब यहाँ पे क्या आ गया, घात जो हमारी है वो कितनी है 3, यानी कि 3। तो यहाँ पे हमारा जो मतलब कि a जो होगा प्रथम पद का घात जो होगा वो कितनी होगी 3, यानी कि ax क्यूब प्लस फिर bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये जो होगा हमारा त्रिघात बहुपद का मानक रूप हो जाएगा। ओके, तो त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें चर की अधिकतम जो घात है, अधिक से अधिक उस बहुपद में जो घात होगी वही उसका बहुपद कह रहा है। यानी कि इसमें कितनी घात थी 1, तो क्या बोला रैखिक बहुपद। इसमें कितनी बहुपद थी मतलब कि इसमें कितनी घात थी, तो 2 घात थी, इसलिए द्विघात बहुपद। इसमें कुल सबसे बड़ी घात किसकी है, एक की, जिसका गुणांक a है उसकी सबसे बड़ी घात है, तो कितनी है 3, इसलिए हम कहेंगे इसको त्रिघात बहुपद। इसको स्क्रीनशॉट मारो तो हम लोग शून्यक के रूप में आते हैं, जिसे हम शून्यक भी कहते हैं और मूल भी कहते हैं। तो इसको अगर एक एग्जांपल लिख लो इसका फटाक से, तो जैसे कि 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, ये जो हमारा है वो हो गया त्रिघात बहुपद का एक उदाहरण। तो इसको फटाक से स्क्रीनशॉट मारो, हम लोग आगे चलते हैं मूल पे, जो हमारा मेन सूत्र है इस चैप्टर का। तो इरेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट मार लिए होगे। चलो भाई, अब हम इसमें बात करेंगे कि बहुपद का शून्यक यानी कि मूल। शून्यक और मूल एक ही चीज होता है, बुक में अलग अलग, कई बुक में अलग अलग दिया रहता है। जैसे कि मैं बताता हूँ कि बहुत सारे बुक में दिया रहता है शून्यक ज्ञात कीजिए, बहुत से बुक में दिया रहता है मूल ज्ञात करने के लिए। तो मैं यहाँ पे शून्यक को मूल की दोनों चीज बोलूंगा कि क्या दोनों बोलूंगा, मूल भी कहीं कहीं बोलूंगा, कहीं कहीं शून्यक भी बोलूंगा। ओके, तो द्विघात बहुपद का जो हमारा, यानी हम एक सेकेंड खांसी आ रही है, सॉरी। हमारा जो अगर रैखिक बहुपद होगा, उस रैखिक बहुपद में उसकी घात कितनी थी ये बताओ, पहले वीडियो रोक के बताओ कि रैखिक बहुपद में उसकी घात कितनी थी। उसकी घात 1 थी। तो अगर हमारे पास रैखिक बहुपद है तो उसमें जो हमारे शून्यक होंगे वो केवल एक ही होंगे, यानी कि अधिक से अधिक उसके जितने शून्यक होंगे वो 1 होंगे। ठीक, अगर हमारे पास द्विघात बहुपद है यानी कि उसकी घात 2 है, द्विघात बहुपद है कोई, उसकी घात अधिकतम घात 2 होती है, तो द्विघात बहुपद के जो शून्यक होंगे या तो शून्यक 1 हो
या तो शून्यक उसके काल्पनिक हो, या तो एक भी शून्यक ना हो, या तो उसकी अधिकतम जो शून्यकों की संख्या होगी वो 2 होगी। ओके इसी तरह त्रिघात बहुपद में अगर हम लोग मतलब काल्पनिक शून्यक भी आ सकते हैं, जैसे कि अगर हमें कभी गुणनखंड करना ना आया तो उस समय जो हमारे शून्यक होते हैं काल्पनिक निकलते हैं, और या तो 0 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। और अधिकतम कितने बहुपद हो सकते हैं, मतलब अधिकतम कितने उसके शून्यक हो सकते हैं, 3 शून्यक हो सकते हैं अधिकतम। तो हम लोग अगर हम रैखिक बहुपद की बात नहीं करेंगे, द्विघात बहुपद की बात करेंगे, तो द्विघात बहुपद के लिए अगर हम शून्यक की बात करें तो मान लेते हैं हम कि द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है, मान लिया कोई द्विघात बहुपद कौन सा है, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, और इसके हमारे पास जो शून्यक या मूल है, मूल इसका पहला मूल जो है हमारे पास इसके, वो क्या है, अल्फा और क्या है, बीटा, यानी अल्फा बीटा। अब हम अगर शून्यकों का जब योगफल निकालेंगे, यानी कि अल्फा और प्लस बीटा को जोड़ेंगे, तब क्या आएगा हमारे पास। अब यहाँ से हमारा फॉर्मूला चालू हो जाता है बहुपद का। तो उसमें हम लोग 3 फॉर्मूले देखें, यहाँ पे चौथा फॉर्मूला है हमारे पास द्विघात बहुपदों के मूलों का योगफल, यानी कि मूल यानी कि शून्यक, मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल। तो अगर हमें मूलों का योगफल निकालना है तो उसके लिए हम पहले लगाएंगे माइनस चिन्ह, मूलों के योगफल के लिए कि हम पहले लगाएंगे माइनस चिन्ह, उसके बाद x के गुणांक, यानी कि इसमें बहुपद में x का गुणांक कौन सा है, b, यानी कि x का गुणांक करेंगे ऊपर बटे x² का गुणांक ये होता है हमारा सूत्र। यानी कि अगर हमारे पास मूल दिए हो, अल्फा बीटा मूल है, यदि हमको उनका योग निकालना है, या तो बहुपद हमें दिया, उनका मूलों का योगफल निकालना है, तो माइनस चिन्ह लेकर के फिर x का गुणांक बटे x² का गुणांक। हर इसका अगर हम लोग गुणनफल भी निकालेंगे तो बटे में हमेशा x² का गुणांक ही रहेगा, और यहाँ पे चिन्ह सहित वैल्यू रखेंगे, ये याद रखना, चिन्ह सहित जो चिन्ह रहेगा वो। अगर हम इसको सरल भाषा में लिखना चाहें तो मूलों का योगफल क्या, मूल क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस x का गुणांक क्या है, यहाँ पे x का गुणांक b है, b बटे x² का गुणांक क्या है, a। ये चीज हो गया, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला था हमारा, और ये 5वें फॉर्मूले पे चलते हैं। क्या है 5वां फॉर्मूला, द्विघात बहुपदों के गुणनफल। द्विघात बहुपद का गुणनफल क्या होता है। अब ये देखो, द्विघात बहुपद का गुणनफल, यानी कि हमें द्विघात बहुपद के मूल क्या पता है, अल्फा और बीटा। यदि हम इसका गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा, वो चीज हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम द्विघात बहुपद का गुणनफल करेंगे, उनके मूलों का गुणनफल करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर देखो x का गुणांक था, तो यहाँ पे हम लोग x का गुणांक पहले ही ले लिए, तो यहाँ पे हमारा जो आएगा वो अचर पद, यानी कि अचर पद, और बटे x² का गुणांक हमेशा नीचे ही रहेगा, x² का गुणांक। और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो मतलब कि जो हमारा यहाँ पे माइनस चिन्ह था, तो इसके अपोजिट यहाँ पे प्लस चिन्ह के साथ लेंगे। इसको लिखो चाहे मत लिखो, हटाओ, प्लस ही तो है। और यहाँ पे वैल्यू जो हम पुट करेंगे वो हम लोग चिन्ह के अनुसार पुट करेंगे। ओके, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें छोटे रूप में, तो अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होगा हमारे पास, अचर पद क्या है हमारा c बटे x² का गुणांक a। तो हमारा ये हो गया द्विघात बहुपद के लिए मूलों का योगफल और गुणनफल निकालने के लिए सूत्र। यानी कि हमको द्विघात बहुपद दिया, हमको मूलों का योग निकालना है, तो हम लोग झूठी उसका पूरा गुणनखंड करेंगे पहले, फिर से मूल पता करेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे। इससे बढ़िया मूलों का योगफल निकालना है, तो हमें क्या सूत्र पता है कि माइनस
b बाई ए, यानी कि x के गुणांक का मतलब x का गुणांक बटे y का, अरे सॉरी, मतलब कि x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो हम लोग इसी तरह त्रिघात बहुपद पे चलते हैं। द्विघात बहुपद तो खत्म कर लिए, स्क्रीनशॉट मारो इसको फटाक से। तो हम आते हैं त्रिघात बहुपद पे। अपने त्रिघात बहुपद के लिए जो हमारा त्रिघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है हमारा त्रिघात बहुपद? इसके पहले मैंने मानक समीकरण लिखा है, मानक रूप लिखा था इसका, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है। और तब इसके मूल अगर घात 3 है तो इसकी अधिकतम मूलों की संख्या क्या होगी? 3। तो जिसमें पहला मूल जो होगा हमारा मान लेते हैं अल्फा, दूसरा क्या होगा? बीटा, और तीसरा क्या होगा? लैम्डा। हमारे पास 3 मूल हैं, अल्फा, बीटा, लैम्डा। ये किसके मूल हैं? इस त्रिघात बहुपद के। तो यदि हमको इसमें त्रिघात बहुपद में अगर मूलों का योग निकालना है तब क्या करेंगे हम? ओके, तो अगर मूलों का योगफल निकालना है तो जैसे हम लोग बहुपद द्विघात में चले वही चीज करेंगे। तो यहाँ पे 5वां ये 6वां फॉर्मूला है हमारा। क्या हमारा 6वां फॉर्मूला कि त्रिघात बहुपद यानी मूलों का योगफल त्रिघात बहुपद के लिए, त्रिघात बहुपद के लिए मूलों का योग, मूलों का योग। इसमें मूलों का योग क्या होगा भैया? अब देखो वहां पे हम लोगों ने x का गुणांक किया था, तो माइनस चिन्ह हम लोग पहले ना हमेशा जब शुरुआत करेंगे किसी भी घात का, अगर हमें उनका शून्यक मूलों का योगफल या गुणनफल निकालना है, तो अगर हम योगफल की जब बात करेंगे तो सर्वप्रथम पहले हम माइनस चिन्ह लगाएंगे योगफल के लिए, फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? मतलब कि जितनी घात रहेगी उसके जस्ट बाद वाले घात का गुणांक लिखेंगे। अब क्या, तो 3 की घात है तो उसके बाद वाला घात कौन सा है? 2 आएगा, उससे छोटा वाला, तो उसमें x स्क्वायर का गुणांक और जब सबसे बड़े वाले घात के गुणांक को हमेशा नीचे रखेंगे, x क्यूब का गुणांक, x क्यूब का गुणांक। अगर हम इसको आसान भाषा में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? मूल क्या है हमारे पास? अल्फा बीटा लैम्डा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस लैम्डा बराबर क्या होगा? माइनस, और क्या है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? b अपॉन में एक्स क्यूब का गुणांक क्या है? a। तो ये जो है हमारा सूत्र हो गया मूलों के योगफल का त्रिघात बहुपद के लिए। अब त्रिघात बहुपद में ना हम लोग 3 चीजों को देखेंगे। एक तो पहले सिंपल से हम लोग मूलों का योग निकाल लिए। अब 2 मूलों का गुणा करें, जैसे कि अल्फा और बीटा का गुणा करेंगे, फिर बीटा और लैम्डा का गुणा करेंगे, और फिर अल्फा और लैम्डा का गुणा करके फिर उनको जोड़ेंगे, तब क्या आएगा हमारे पास? उसको हम लोग चर्चा में लेते हैं। तो क्या आएगा? 7वां फॉर्मूला करते हैं। 7वां फॉर्मूला क्या है? शून्य यानी कि मूलों के गुणनफल का योगफल। उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि जब मूलों को गुणा करके फिर उसका योगफल निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं शून्य, मूलों के गुणनफल का योगफल का सूत्र। तो क्या लिखेंगे? मूलों के गुणनफल का, गुणनफल, मूलों के गुणनफल के योगफल का सूत्र। अब हम गुणा करके फिर जोड़ रहे हैं। अब देखो 2 का पेयर बना लिए, अब फिर उनको जोड़ेंगे, क्या आएगा? बराबर। अब देखो यहाँ पे माइनस पहले एक बार ले लिया, अब फिर हम लोग प्लस लेंगे। माइनस के बाद हमेशा क्या लेंगे? पहले प्लस, अब फिर अंडर रूट, मतलब कि ब्रैकेट में क्या? अब एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे ले लिए हैं, तो एक्स स्क्वायर से छोटा घात क्या है? एक्स का 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे सबसे बड़ी घात क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक। जो सबसे बड़ा रहेगा उसको हमेशा नीचे ही रखेंगे, गुणांक। अब ऐसे इसको हो गया। अब इसको छोटे रूप में लिखते हैं। अगर इसका गुणा करेंगे अल्फा बीटा का तो क्या आएगा?
अल्फा इंटू बीटा। अब बीटा लेमडा का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बीटा लेमडा। अल्फा और लेमडा का जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू लेमडा। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा लेमडा प्लस अल्फा लेमडा बराबर क्या आएगा हमारे पास, प्लस लिखा है तो उसको हटा ही दो प्लस का, तो कोई अंदर गुणा होगा तो सभी वैल्यू जो प्लस में रहेंगी, जो माइनस में रहेगा माइनस में। तो x का गुणांक क्या है हमारे पास, c बटे एक्स क्यूब का गुणांक a। तो ये जो हो गया हमारे पास मूलों के गुणनफल का योगफल का सूत्र हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट में मारो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। स्क्रीनशॉट मारो या लिख रहे तो लिख लो। कर लिए। अब एक और बचा है त्रिघात बहुपद में। अब हम मूलों का गुणा करेंगे, यहाँ पे इसको अगर इरेज कर देते हैं अच्छा लगेगा। अब ज्यादा इसमें हाउच फाउच हो गया है। ये खांसी छोड़ ही नहीं रहा है पीछा। अब 7 फॉर्मूला हो गया। 8वां एक सेकंड रुकिएगा, कैमरा इधर आ गया है थोड़ा। सही है। अब 8वां फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मूलों के गुणनफल का, त्रिघात बहुपद के मूलों के गुणनफल का। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है हमारा, किसके बराबर होता है, मूलों का गुणनफल जो होता है। अब हम लोग x की घात 1 2 ले लिए, x मतलब कि जब मूलों का योगफल निकाले थे तो हमारे पास क्या था माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या था, सबसे बड़ी घात से एक घात कम यानी कि x स्क्वायर का गुणांक। फिर क्या किया हम लोग, मूलों के गुणनफल का योगफल निकाले तो क्या था, प्लस ब्रैकेट में क्या था, x की घात 1 यानी कि x का गुणांक बटे सबसे बड़ी घात का गुणांक। अब इसमें x की घात तो सभी खत्म हो गई, यानी कि इसको अगर हम लिखना चाहें तो x की घात 0 लिख सकते हैं। x की घात 0 का मान 1 और 1 का गुणा d में करेंगे 1 यानी कि d। यहाँ पे माइनस चला फिर प्लस, अब यहाँ पे फिर से माइनस आएगा, माइनस। फिर क्या करेंगे, अचर पद यानी कि अचर पद बटे x की घात 3 का गुणांक, x क्यूब का गुणांक। अब देखो x की घात 3 का गुणांक क्या हुआ हमारा, मूलों का गुणनफल यानी कि मूल क्या है, अल्फा बीटा गामा लैम्डा, यानी कि अल्फा डॉट बीटा डॉट लैम्डा बराबर क्या आएगा, माइनस अचर पद क्या है d बटे x क्यूब का गुणांक a। तो ये हो गया हमारा इसका सूत्र यानी कि मूलों के गुणनफल का सूत्र आ गया कि अल्फा डॉट बीटा इंटू लैम्डा क्या होता है, माइनस डी बाई ए। अब इसमें 2 सूत्रें और बची। यदि आपको बहुपद यानी बहुपद ना दिया हो, उसका शून्यक दिया हो या शून्यकों का योगफल दे करके आपसे बहुपद पूछ रहे, तब क्या करोगे आप, उसका भी एक सूत्र होता है, तब उसको करते हैं हम लोग। यदि हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और हमारे उसमें 2 मूल हमको दिए हैं, कौन कौन से मूल दिए हैं, यहाँ पे इसको भी रेज कर देते हैं। हमको द्विघात बहुपद हमको पता करना है, उनके मूल क्या है, अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा है तो हमें पहले इनका अगर केवल हमें मूल दिया है तो मूल से हम क्या करेंगे, उनका अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। जो वैल्यू आएगी उसको मान लो, कुछ वैल्यू आओगी सी वैल्यू आएगी, उसको मान लेते हैं। अब मान लो यहाँ पे सी वैल्यू आ गई। अब अल्फा डॉट बीटा यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेंगे। अल्फा इंटू बीटा यानी मूल तो पता है, अब उनका गुणा करके मान लो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे मान लेते हैं b और यहाँ पे मान लेते हैं c, यानी कि c आया। कुछ भी आ सकता है यहाँ पे b और c तो मैंने अचर मतलब कांस्टेंट के रूप में लिए, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। दोनों का योगफल निकाल लेंगे, यानी कि पहला मूल अल्फा दूसरा मूल बीटा, तो उनका योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा की जो वैल्यू रहेगी उसको लो, बीटा की जो वैल्यू रहेगी उसको जोड़ दो, और जो आएगा हमारे पास वो अल्फा प्लस बीटा होगा। अल्फा इंटू बीटा दोनों का गुणा कर दो। अब
अब जब हम शून्यक निकालने की बात यानी कि बहुपद का पता लगाएंगे तो क्या करेंगे, कौन सा सूत्र है हमारा ये 9वां सूत्र है। अब द्विघात बहुपद के लिए क्या करेंगे, द्विघात बहुपद के लिए x का स्क्वायर माइनस हम लोग लिए थे पहले, माइनस ब्रैकेट में मूलों का योगफल, मूलों का जब योग लिख लेंगे फिर इंटू में x प्लस, अब यहाँ पे माइनस लिया तो फिर प्लस लेंगे, प्लस मूलों का गुणनफल, तो क्या आया हमारे पास एक्स स्क्वायर बटे मूलों का योग माइनस मूलों का योग, मूल क्या क्या थे अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस यहाँ पे मूलों का गुणनफल, मूल क्या है अल्फा इंटू में दूसरा मूल क्या है बीटा। अब ये जो है हमारा, यही हमारा जो है यहाँ पे सूत्र है, यानी कि अगर हमको मूल पता है तो उनका योगफल निकाल लो, गुणनफल निकाल लो और इस वाले सूत्र पर रख दो। अब अगर हम लोग माने थे कि b अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू b है और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू c है, तो अब हम अगर मान लो इसमें मान रखना चाहे तो क्या आएगा आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास b इंटू में x प्लस अल्फा डॉट बीटा क्या है c। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ये आएगा जो हमारा, इसका मतलब कि जो हम माने थे उसके हिसाब से ये आंसर होगा, द्विघात बहुपद हमारा ये होगा। ओके, तो मेन फॉर्मूला ये है 9 वाला कि अगर हमें द्विघात बहुपद पता करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू पता है तो इस फॉर्मूले पे रखेंगे, पता चल जाएगा। इसी तरह त्रिघात बहुपद का अगर मान लो, त्रिघात बहुपद के लिए अगर हमको मान लो दिया है वैल्यू, उनके शून्यक का मान दिया, बता दिया हमको कि ये शून्यक है उनके, तब क्या करेंगे, अल्फा मान लो उनके शून्यक अल्फा बीटा और लैम्डा है, तो यहाँ पे अब फिर हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी कि उनके मूलों का योग निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस लैम्डा क्या था हमारा, मान लो कुछ आएगा हमारे पास b फिर अब हम क्या करेंगे, मूलों के गुणनफल का योगफल निकालेंगे, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा लैम्डा प्लस अल्फा लैम्डा बराबर मान लो क्या आया हमारे पास c। अब मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा डॉट बीटा डॉट लैम्डा क्या आया, मान लो d आ गया। ये चीजें आ गई हमारे पास। अब हम मूलों को जोड़ जोड़ के, या तो मूल हमको पता थे उससे हम लोग जोड़ के इसका मतलब कि मान निकालिए। अब त्रिघात बहुपद ज्ञात करना रहेगा तो क्या करेंगे, त्रिघात बहुपद के लिए कौन सा सूत्र हो गया, ये हमारा 10वां सूत्र है। तो त्रिघात बहुपद के लिए क्या करेंगे, x का क्यूब माइनस, पहले माइनस फिर मूलों का योग, अब यहाँ पे पहले द्विघात में यहाँ पे गुणा x था, यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस ले लिए तो प्लस, अब यहाँ पे चिन्ह लेंगे प्लस, अब फिर क्या करेंगे, मूलों के गुणनफल का योगफल यानी कि मूलों के गुणनफल का योग इंटू में x। अब यहाँ पे एक बार प्लस ले लिया तो फिर हम क्या लेंगे, माइनस, इधर जगह कम है तो नीचे लिख रहा हूँ माइनस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल हमारा ये है तो माइनस मूलों का गुणनफल, ये जो हो गया ये हमारा सूत्र हो गया। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, मतलब कि हिंदी से हटा के फॉर्मूले के रूप में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस लैम्डा इंटू में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस मूलों के गुणनफल का योग क्या होता है हमारे पास, अल्फा बीटा प्लस बीटा लैम्डा प्लस अल्फा लैम्डा इंटू में एक्स, और फिर माइनस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू लैम्डा। ये हो गया हमारा मूलों त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र। ये हो गया हमारा त्रिघात बहुपद के लिए
सूत्र। ठीक, अगर हम जो वैल्यू मान लिए थे तो उसके हिसाब से करें तो देखते हैं क्या आता है। यही मेन सूत्र है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस लैम्डा की वैल्यू बी इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बी इंटू में बीटा लैम्डा प्लस अल्फा लैम्डा की वैल्यू क्या है बी या नहीं सी इंटू में एक्स माइनस अल्फा डॉट बीटा इंटू डी डी। तो क्या है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस डी। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर ये हो गया। तो हमारे बहुपद के पूरे चैप्टर के फॉर्मूले खत्म हो गए पूरे डीप में एकदम बढ़िया से। तो इसको स्क्रीनशॉट मारो फटाक से। तो चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 पर, जो है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। इरेज कर दूं? तो इसको इरेज करते हैं फटाक से। चैप्टर हमारा बहुपद का पूरे सूत्र खत्म हो चुके हैं। अब कौन सा हमारा चैप्टर आ गया? चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम है हमारा भैया? दो चर वाले। अब देखो हम बहुपद में जब थे तो केवल x या तो कोई बहुपद था तो इसमें x की बात करते थे या तो केवल y की बात करते थे। अब इसमें जो आएगा दो चर यानी कि x y भी आएंगे, y z भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, यानी कि दो चर वाले। अब यहाँ पे चरों की संख्या कितने होंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लीनियर पेयर इक्वेशन। लीनियर पेयर इक्वेशन, इंग्लिश में इसका नाम है लीनियर पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, तो चैप्टर का नाम लगाओ। फिर से हम बात करते हैं कि कैसे होते हैं। मान लो इसमें हम जो बात करते हैं ना, आप 11th में आओगे तो पता चलेगा कि हम लोग जो बात करते हैं वो किस चीज के लिए बात करते हैं। हम लोग इसमें जो बात करते हैं वो एक रेखा के लिए बात करते हैं, यानी कि रेखा के लिए। इस चैप्टर में बात करेंगे हम लोग रेखाओं के बारे में। इस रेखा का समीकरण हमें पता रहेगा, उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास कुछ हिंट टाइप के सवाल नहीं आते कि इसकी मोहन मान लो आज से 10 वर्ष पहले इतने साल का था, उसका पुत्र आफ्ताब कुछ इतने वर्ष का था, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु इतनी हो गई। तो जो होते हैं ना वो हमें क्या हिंट दे करके रेखा का समीकरण लिखवा देता है क्वेश्चन वाला, और उन्हीं समीकरण को हल कराता है। तो मान लेते हैं एक रेखा का कोई रेखा है, उसका समीकरण क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या लिखा है? समीकरण। अब मैंने क्या आपको शायद बताया नहीं होगा, बता दे रहा हूँ कि बहुपद और समीकरण जो होता है वो एकदम अलग अलग होते हैं। बहुपद क्या होता है, समीकरण क्या होता है, समझ लो, नहीं तो आपको जिंदगी भर कंफ्यूजन रहेगी। बहुपद जो हमारा होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, और जब बहुपद जो होता है ना वो 0 के बराबर हो जाए तो समझ लो वहाँ पर समीकरण आ चुका है। यानी कि बहुपद जब 0 के बराबर हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समीकरण बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या था? 0 के बराबर आ गया, इसलिए इसे हम कहेंगे समीकरण। इसी तरह ये तो एक रेखा, क्या बोला यहाँ पे? दो चर, यानी कि दो चर रैखिक समीकरण युग्म। अब हम दो जोड़े के रूप में बात करेंगे। एक रेखा ये है, दूसरी रेखा मान लो ये है। सॉरी, इसका क्या समीकरण है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया दो रेखाएं हैं, उनका समीकरण मान लो ये है। ओके, अगर हम इतना पहले देख लो कि हम इसमें बात करेंगे इस वाले चैप्टर में रेखाओं के बारे में। आपको मैं बता रहा हूँ कि रेखाओं के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम इसको रेखाओं को इरेज कर दें, तो अगर हम इसको और अंदर जाके समझना चाहें कि मान लो कोई रेखा, मान लो किसी का समीकरण, मान लो कोई समीकरण है दो चर वाला, मतलब 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हो गया पहला समीकरण। तो और दूसरा क्या है? 4x प्लस 8y प्लस 11 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास दूसरा समीकरण। ऐसे रूप में हमको समीकरण देखने को मिलेंगे, यानी कि क्वेश्चन वाला हमेशा हमें दो रूप में देगा, यानी कि दो समीकरण देगा और क्या पूछेगा आपसे? इनके हल,
यानी कि हलों की संख्या पूछेगा, इसके कितने हल होंगे। फिर से पूछ देगा इन हलों के मान बताइए, यानी कि x और y के जो मान होंगे वो बताइए, हलों के मान। ठीक है, तो हम हलों के अगर मान निकालना है तो उसके लिए अलग से वीडियो निकाल दूंगा कि कैसे हम लोग हलों की संख्या निकालते हैं। यानी कि दो हमारे पास मेथड होते हैं। पहला कौन सा मेथड होता है? विलोपन विधि, विलोपन विधि। और दूसरा क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। एक जो होता है इसका ब्रह्मास्त्र विधि, उसका नाम मैं रखा हूं ब्रह्मास्त्र विधि, जिसे कहते हैं व्रज गुणनखंड विधि, व्रज गुणनखंड विधि, खंड विधि, इसमें हम लोग ना सारणिक का प्रयोग करते हैं। यानी कि सारणिक का मान निकालना आपको अभी नहीं आता होगा, हम लोग इसमें जो होता है सारणिक का मान निकालते हैं। ओके, तो इसमें 10th में हम लोग ये पढ़ते हैं, यानी कि विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। जो सवाल इस विधि से नहीं होता है वो सवाल इस विधि से होता है, इसलिए मैं इसे कहता हूँ ब्रह्मास्त्र विधि। आगे चलते हैं, इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा अगर बोलोगे कमेंट में तब। ठीक है, इसको इरेज करते हैं पहले हम लोग, ये हमारा टॉपिक नहीं है, फॉर्मूला हमारा टॉपिक है। अब देखो हम इस चैप्टर में जो रेखाएं, हम लोग दो रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो दो रेखाओं केवल 3 प्रकार से पढ़ेंगे। या तो वो रेखाएं कहीं मान लेते हैं, मान लो वो जो रेखाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो ऐसी रेखाएं होंगी, या तो वो दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती होंगी, या तो वो बिंदु समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं एक दूसरे के समांतर, यानी कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। या तो ऐसी रेखा होंगी, एक रेखा ये है और दूसरी रेखा जो है इसी के जस्ट ऊपर, यानी कि इसी के जस्ट ऊपर ऐसे जा रही है, उसके ऊपर चढ़ते हुए, यानी कि इसी के ऊपर से जा रही है। ठीक, ये जो होगा हमारा ऐसे रेखाएं होंगी। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे जो हमारा प्रतिच्छेदी बिंदु है, यहाँ पे केवल एक ही प्रतिच्छेदी बिंदु है। यहाँ पर कुल कितने प्रतिच्छेदी बिंदु हैं समांतर रेखाओं में? कमेंट में बताओ। बताओ फटाक से, इसमें कितने बार रेखा प्रतिच्छेद कर रही है एक दूसरे से? कहोगे सर कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, ये तो समांतर जा रही है। तो समांतर रेखा प्रतिच्छेद थोड़ी ना करती, रुको एक सेकंड में दिखाता हूँ मार्कर से। ये रेखा है, मान लो ये कोई रेखा है जिसके समीकरण का नाम है a1x + b1y + c = 0। ये दूसरी रेखा है a2y, यानी कि a2x + b2y + c2 = 0। अब 3 कंडीशन बनेंगे। कौन कौन सी कंडीशन बनेंगे? पहला कंडीशन, जब ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, जैसे कि ऐसे क्रॉस का साइन बने, क्रॉस बने, या तो ऐसे बने, कहीं पर एक बिंदु पर ओनली प्रतिच्छेद करेंगे, तब ये वाला कंडीशन बनेगा। इनको क्या कहेंगे? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है ना, तो इस रेखा, ऐसे जो रेखाएं होंगी उनको क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ओके, जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उनको प्रतिच्छेदी रेखाएं करती हैं। अब जब मान लो ये समीकरण, इसका आपको समीकरण पता है a1x + b1y + c1 = 0, इसका a2x + b2y + c2 = 0। अब ये रेखाएं जो हैं समांतर हो गई, ये देखो समांतर दिख रहा है ना आपको, पीछे आ जाता हूँ, आपको देख रहा है समांतर हो गई। ये दोनों रेखाएं क्या है? समांतर। अब ये दोनों रेखाएं आपको कहीं प्रतिच्छेद करती हुई दिखेंगी कि आगे ऐसे, ये आगे मान लो आगे भी गया, इधर भी आगे गया, तो नहीं, कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं हम लोग? समांतर रेखाएं। अब तीसरी प्रकार की कौन सी रेखा थी कि एक रेखा है रेड वाली, उसके ऊपर ब्लैक वाली रेखा, यानी कि रेड वाली रेखा थी, इसी के ऊपर कौन सी? ब्लैक वाली रेखा चल रही है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, साथ। तो ये एक दूसरे को कितने जगह प्रतिच्छेद कर रही है बताओ? यानी कि कितने बिंदुओं पर एक जगह टच कर रहे हैं? देख रहे हो, हर पॉइंट पे, यानी कि हर पॉइंट पे अगर हम लोग इसमें माइक्रोस्कोप लगा के जूम करें तो इसमें कितने पॉइंट होंगे? अनंत पॉइंट होंगे। तो हर पॉइंट पे देखो टच कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ये ऐसी रेखाओं को जो हर पॉइंट पर टच करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? समपाती रेखाएं। तो रेखाओं के हम लोग नाम लिख लेते हैं, अगर इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। ये कौन सी रेखा होती है? प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। पहला पॉइंट इसमें समांतर रेखाएं। ये कौन सी रेखाएं होती हैं? समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। और इसमें पहला पॉइंट, ये कौन सी रेखाएं होती हैं? समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। अब हमें अगर रेखा जो प्रतिच्छेदी है
उनके हलों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाओं की हलों की संख्या ज्ञात करनी। तो अगर कोई रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो उनके कितने हल होंगे? केवल एक ही तो हल होंगे, यानी कि उनके कुल एक ही हल होंगे। ठीक, तो अगर हम इसमें हलों की संख्या का बात करें प्रतिच्छेदी रेखाओं में, तो दूसरा पॉइंट लिखते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाओं के हलों की संख्या जो होती है, हलों की संख्या बराबर क्या होती है? एक। हलों की संख्या एक होती है, या तो इसी को क्या कहते हैं? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। ठीक, अब समांतर रेखा जो थी हमारी कहां पर प्रतिच्छेद कर रही थी? एक पॉइंट पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही थी। तो इसमें कितने, मतलब कि जब प्रतिच्छेद रेखाएं करेंगी तभी उनके हल निकलेंगे। अगर वो रेखाएं समांतर हैं जो कभी ना प्रतिच्छेद करे तो उनके हलों की संख्या कितनी होगी? शून्य, अर्थात कि 0। तो दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास इसके हलों की संख्या कितनी होगी? हलों की संख्या बराबर, इसका कोई हल नहीं होगा। इसके हलों की संख्या क्या होगा? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। दूसरा इसमें पॉइंट में संपाती रेखाओं में, कि संपाती रेखाओं के हलों की संख्या क्या? अब देखो यहाँ पे भी यहाँ पर भी ये पॉइंट टच कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, हर पॉइंट पे देखो, यहाँ पे भी हर पॉइंट पे टच कर रहे थे। तो ये तो अनंत पॉइंटों पर टच कर रही है कि रेखाएं। तो अगर हम इसके हलों की संख्या लिखना चाहें तो इसके हलों की संख्या जो होती है हमारे पास, इसके संपाती रेखाओं के हलों की संख्या क्या होती है? अनंत हल होते हैं इसके, यानी कि अपरिमित हल होते हैं, बहुत सारे हल होंगे। ठीक, इसके क्या होंगे हमारे पास? अनेक हल, अनंत हल। इसको या तो अनेक हल भी लिख सकते हैं या तो अनंत हल भी लिख सकते हैं, ऐसे ये चीजें होती हैं। ठीक, और अगर देखो हमें रेखाएं पता हैं और वो कैसी रेखाएं हैं वो भी पता है, और हमें एक प्रकार का क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि वो रेखाएं संगत हैं या असंगत, यानी कि संगत असंगत क्या होता है? संगत असंगत का मतलब होता है यदि उन रेखाओं के हलों की संख्या होगी, एक भी हल हो, कहीं भी उसका अगर हल हो गया तो वो रेखाएं जो होगी वो संगत होगी। आप आसान भाषा में ऐसे समझो कि यदि हलों की संख्या है, एक भी हल है, तो वो रेखा क्या होगी? संगत होगी। यहाँ पे हलों की संख्या क्या है? कोई हल नहीं है, तो ये रेखा जो होगी हमारी समांतर रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं? असंगत रेखाएं। और संपाती रेखाएं वो भी कैसी रेखाएं होती है? वो भी हमारी जो होती हैं क्या होती हैं? संगत रेखाएं होती है। तो तीसरा पॉइंट जो हमारा बनता है क्वेश्चन में, कि जो हमारा तीसरा पॉइंट सबके लिए होता है, इसके लिए भी तीसरा, इसके लिए भी तीसरा, क्या होता है कि हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं जो होती हैं वो कौन सी रेखाएं होती हैं? इसको रेड मार्कर से लिखते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं जो होती हैं वो कौन सी रेखाएं होती हैं? संगत रेखाएं। संगत रेखाएं, या तो आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं भी बोल सकते हैं, संगत रेखाएं भी संगत रेखाएं बोलेगा तो उसका आपको प्रतिबंध देगा कि उसके कितने हल है? अद्वितीय हल है। इसमें क्या है? ये असंगत है, क्योंकि इसमें हलों की संख्या एक भी नहीं है, असंगत हल है। और इसमें क्या है हमारा भैया? इसमें तो हलों की संख्या अनेक ही है, तो आंख मूंद के लगा दो कि संगत है, संगत है। अब जैसे हम लोग बात किए थे रेखाओं के यानी रेखा समीकरण युग्म के व्यापक जैसे थे, कि हम लोग क्या लिखे थे कि मान लो पहली रेखा थी, उसका समीकरण क्या था? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। मान लो ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। अब देखो इसमें पहले समीकरण जो है हमारा, उसमें x का गुणांक क्या है? x का गुणांक क्या है? यही ना, a1। और y का गुणांक क्या है? b1। और अचर पद क्या है? c1। अब इसमें देखते हैं इस रेखा में x का गुणांक क्या है? a2, y का गुणांक क्या है? b2 और अचर पद क्या है? c2। ये चीज सॉरी। अब इन रेखाओं की कुछ प्रतिबंधें होती हैं, यानी कि हम क्या करेंगे? अब प्रतिबंध इनका पता करेंगे कि कैसे होती हैं, अगर क्या चीज हो, इनके गुणांकों में क्या संबंध हो, कि जिससे हम इनकी रेखाओं का मान यानी कि उन पता कर लें कि ये कौन सी रेखाएं हैं। तो प्रतिबंध का जब हम बात करते हैं तो हम लोग रेखाओं के मतलब कि रेखाओं के गुणांकों का अनुपात निकालते हैं। जैसे कि x के, अगर हम रेखा पहले और दूसरे के x के गुणांक का अनुपात निकालें तो a1 बटा के a2। इसी तरह
अगर हम y के गुणांकों का अनुपात निकालें तो पहली रेखा का गुणांक क्या है b1 बटे दूसरी रेखा का क्या है b2, और इसी तरह अचर पदों की c1 बटे के c2। ये हो गया हमारा गुणांकों का अनुपात। दोनों रेखाओं के गुणांकों का अनुपात जो होता है ये हमारे पास होता है ये चीज। अच्छी बात समझ में आ गई। तो जो हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं उनमें जो होता है उनका अनुपात क्या होता है। देखो चौथा पॉइंट सबके लिए ऐसा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट पूरा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है हमारे पास, इसमें जो प्रतिबंध होता है उसमें क्या होता है a1 जो गुणांकों का अनुपात होता है, x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और अचर पद के गुणांकों का अनुपात। अचर पद का गुणांक क्या बोल रहा हूँ, सॉरी एक सेकेंड। अचर पद के अनुपात जो होता है हमारे पास वो क्या होते हैं a1, इसमें जो होता है a1 बटा a2, फिर b1 बटा b2, c1 बटा c2, यानी कि इसकी वैल्यू जब हम पता करके इसमें इस मान में रखते हैं तो अगर ये तीनों आपस में जब बराबर नहीं है यानी कि नॉट इक्वल टू है, तब जो हमारे पास यदि हम गुणांकों का अनुपात निकाल लिए, x के गुणांक का अनुपात, y के गुणांक का अनुपात और अचर पद का अनुपात जब निकालेंगे, यदि ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो क्या होगा, वो कौन सी रेखा होगी, वो प्रतिच्छेदी रेखा होगी। यदि उनका अनुपात बराबर नहीं है तो वो कौन सी रेखा होगी, तब वो होगी हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखा। समझ में आया कि जब गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं होगा तो जो हमारी रेखा होगी वो होगी हमारी प्रतिच्छेदी रेखा। इसी तरह समांतर रेखाओं का भी कुछ होता है, क्या होता है उसको देखते हैं। इसमें भी अनुपात निकालते हैं a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। क्या होता है इसमें अनुपात, इसमें जो अनुपात होता है हमारे पास वो आपस में जो पहले गुणांक अनुपात है यानी कि x के गुणांक का अनुपात और y के गुणांक का अनुपात तो बराबर होता है, परंतु जब हम अचर पद का अनुपात निकालते हैं वो इन दोनों के बराबर नहीं आता। तो ये बात होती है इसमें हमारे समांतर वाले रेखा में कि इनके x का गुणांक का अनुपात तो बराबर होता ही है, परंतु इसके y का जो गुणांक का अनुपात होता है वो बराबर नहीं होता। बस मतलब कि किसके, मतलब कि x और y के गुणांकों का अनुपात आपस में बराबर होते हैं, और अचर पद का जो अनुपात होता है वो ना तो x के गुणांक के अनुपात के बराबर होता है और ना ही y के गुणांक के अनुपात के बराबर होता है। तो जब ये वाला कंडीशन आपको लागू कहीं किसी भी क्वेश्चन में दिखेगा तो वो कौन सी रेखाएं हो जाएंगी, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कौन सी रेखाएं, समांतर रेखाओं को और कौन सी रेखाएं कहते हैं, असंगत रेखाएं, यानी कि ये असंगत भी हो जाएगा। और असंगत होने का क्या मतलब कि इसका कोई हल नहीं है। ठीक, इसमें क्या ये तो बहुत बढ़िया मेरा फेवरेट है। इसमें जो हम अनुपात निकालते हैं a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2, इसमें जो होता है हमारा इनका अनुपात जब निकालते हैं वो तीनों आपस में बराबर आते हैं। ओके, तीनों आपस में बराबर आते हैं, यानी कि x के गुणांक का अनुपात जो होता है वही होता है हमारे y के गुणांक का अनुपात भी, और वही होता है जो हमारा क्या कहते हैं अचर पद का अनुपात भी, वही चीज होता है। ठीक, जिसमें ये कंडीशन लागू मिली आपको वो कौन सी रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं। और संपाती रेखाएं कौन सी रेखाएं होती है, संगत होती हैं, और इनके हलों की संख्या कितनी होती है, अनंत। एक बार समझ लो फिर से। अब ये चीज आप इसका स्क्रीनशॉट मारो और अपने कॉपी में सेम टू सेम ऐसा ही चार्ट बना के लिखो शॉर्ट में। तो एक बार फिर एक सेकेंड देखो, फिर से निकल गया हमारा पहली बार हमारे क्लास में। ये इधर से क्या हो गया ब्रो, नहीं निकलेगा अब, निकलना मत मेरे क्लास में। तो एक बार फिर से दोहराते हैं इसको कि क्या है, हम लोग पढ़ रहे थे इसमें कौन सा चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम लोग रेखाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कुल 3 प्रकार की रेखाएं हम लोग पढ़ी, समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और हमारे संपाती रेखाएं। इसमें जब हम प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में पढ़ें तो क्या उनके मतलब जब वो एक ही पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही थी तो उनके हलों की संख्या कितनी थी, 1, और उनका जब हम लोग अनुपात निकाले तो a1 बटा a2 बराबर नहीं था किसके, b1 बटा b2 के, और वो किसके बराबर नहीं था, c1 बटा c2 के। ओके, और ये जब इनके हलों की संख्या 1 आ गई तो वो कौन सी रेखा होगी, संगत। और हम लोग जब समांतर रेखाओं की बात की है तो उनके हलों, जब वो कहीं प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही हैं तो उनके हलों की संख्या कितनी होगी, 0। अब जब हलों की संख्या नहीं है ना तो उन जब किसी भी रेखा का हल नहीं हो तो वो कौन सी रेखा हो जाती है, असंगत रेखा हो जाती है, यानी कि उनका दूर दूर तक कहीं मिलन नहीं होगा, ये इसका मतलब है। और इनका जब प्रतिबंध होता है वो x का गुणांक मत यानी कि a1 बटा a2 बराबर जो होता है वो b1 बटा b2 के होता है, परंतु जो हमारा अचर पद का जो गुणांक होता है c1 बटा c2 वो बराबर नहीं होता, जिस कारण ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और फिर से संपाती रेखाओं, तो ये तो आपको मेरी फेवरेट रेखा है,
हलों की संख्या, इसमें अनेक हल होते हैं यानी कि अनंत हल, और जब हल हैं तो यानी कि ये संगत भी है, और इसमें जो अनुपात होता है ये तीनों अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट मारो। तो आज का क्लास इतना ही रहेगा, तो लिख लिए हो गया। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो एक शायरी सुनाते हैं आपको। कौन सा शायरी सुना दूँ सर, बताओ? सुना दूँ वही वाला? ठीक है, लो, जो मेरे सर सुनाया करते थे वो मैं सुना रहा हूँ आपको। कौन सा, एक बार याद कर लूँ। हाँ चलो सुनाते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, और तू पढ़ लिख और मेहनत करता रहे बोर्ड एग्जाम के लिए, तभी तेरा बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस नंबर भी आएगा। इसी मोटिवेशन के साथ पढ़ते रहो भैया, एकदम मन लगा के, और फोड़ देना पूरा। मतलब कि जो बच्चे भी इस चैनल से पढ़ रहे हैं बढ़िया से पढ़ो, क्योंकि इसमें से आप मैथ की क्लासेस पूरी देखो, फिजिक्स की क्लासेस देखो, और बीच बीच में केमिस्ट्री की क्लास भी आती रहेगी वन शॉट के रूप में। वो मैं लूँगा अगर चैप्टर वाइज लूँगा, यानी कि एक चैप्टर को लो ख़त्म करो, लाइव में लूँगा उसे, तब अच्छा रहेगा कि आप लोग जुड़े रहोगे। मैं कमेंट भी पढ़ता रहूँगा, क्या आपको नहीं आ रहा है उसमें तब बताऊँगा। ओके, तो इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो। सबसे ज़रूरी बात, प्यार लुटाते रहो। इस दुनिया को प्यार की बहुत ज़रूरत है। ओके, बाय बाय।